क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। जब लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर आधारित क्वेश्चन है। हमने जो लास्ट क्लास में बेटा जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैं आपको बता दूं कि हमने नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। क्लासिकल लिगेंड्स जो नॉर्मल लिगेंड्स होते हैं जो कि लोन पे डोनेट करते हैं, दे आर क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं जो कि लोन पेयर डोनेट करते भी हैं पर साथ में वो बैक डोनेशन भी करते हैं। मतलब नॉन क्लासिकल लिगेंड दो टाइप के होते थे। एक हमने देखा था टाइप 1, जो टाइप 1 हमने देखा था नॉन क्लासिकल लिगेंड टाइप 1, जो हमने टाइप 1 देखा था। उसमें क्या होता था कि जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में, ठीक है। और टाइप 2 क्या होता था? टाइप 2 जो होता था उसमें लिगेंड ये सिग्मा बॉन्ड होता था और एक बैक डोनेशन होता था, इसलिए इसे पाई बॉन्ड बोलते थे। यहां पे लिगेंड मेटल को अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग हो गया, ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयरिंग, ठीक है। और ये बैक डोनेशन किएगा तो ये पाई बॉन्ड है, ये बेसिकली पाई बॉन्ड है, इसे हम पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। इट इज नॉट पाई बॉन्ड। ये किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं है, बस वो शेयरिंग हो गई, ठीक है। जैसे लिगेंड का बेंजीन मान लो, बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसने ले ली? वो मेटल ने ले ली, तो मेटल भी उसके साथ शेयर कर रहा है, तो किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं है, बस वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग है। और वो जो शेयरिंग है वो ज्यादा लोगों के बीच में है। बस यही डिफरेंस, बेसिकली ये डिफरेंस है टाइप 4 और टाइप 2। चलिए आगे चले। क्वेश्चन लिखिए। In which of the following complex metal carbonyl bond order is maximum? Metal carbonyl bond order is maximum while stretching frequency is least. मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। In which of the following complex, क्वेश्चन लिखिएगा, in which of the following complex metal carbonyl bond order is maximum? Metal carbonyl bond order is maximum. Bond order is maximum while stretching frequency is least. While stretching frequency is least, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्चुअली क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टर्म होता है ना। जैसे मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं मेटल और सीओ के बीच में, ये सीओ है, ये अपना वो कार्बोनाइट है, इसने ये दिया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पाई बॉन्ड बन गया। आपसे कोई पूछे कि जो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कौन से इलेक्ट्रॉन दिए, तो मेटल ने अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सीओ को दिए, तो सीओ के पास तो कोई वैलेंसी है नहीं, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, सीओ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहां पर वीबीडी थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो आपको सीओ के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं दिखेंगे, पर आप गलती ही कर रहे हो कि आप किसके हिसाब से देख रहे हो, आप देख रहे हो वीबीडी के हिसाब से। आपको किसके हिसाब से देखना चाहिए था? एमओटी के हिसाब से। कभी आप एमओटी के हिसाब से देखते तो हाँ सीओ के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता, ठीक है। तो यहां पर पाई बॉन्ड आने के कारण
पाई बॉन्ड आने के कारण क्या परिवर्तन आया? जो बेसिकली पाई बॉन्ड आया वो इस पाई बॉन्ड से जो बेसिक डिफरेंस आ गया पाई बॉन्ड आने के कारण, इसके पास जो डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है वो सीओ के पास आ गए, और इस के पास डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन सीओ के पास आने के कारण जो जो एक बेसिक डिफरेंस आया, तो ये आ गया। ये देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब इससे इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड ऑर्डर जो है कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा समझने की कोशिश करो कि ये मैंने बना दिया आपका सी, समझ लो ये आपका कार्बन हो गया, ये मैंने आपका बना दिया ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और उसके बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को बना दिया एक स्प्रिंग से, ठीक है, ये स्प्रिंग से मैंने आपको बना दिया। तो यहां पर एक टर्म होती है टाइम पीरियड की, और जो टाइम पीरियड की टर्म होती है वो होती है 2 पाई अंडर रूट एन बाई। ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एन बाई के, यहां पर जो मैं बेसिक आपको बात इसको फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा के उतना ज्यादा होगा, और के जितना ज्यादा होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जब इसको स्ट्रेच किया, अपने स्ट्रेच के बॉन्ड को छोड़ दिया तो ऐसे 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 करेंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। ये थोड़ा फिजिक्स पढ़ा दिया मैंने आपको, ये ऐसे चेन में फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल इज proportional to, I should say, stretching frequency is proportional to bond strength, bond order of CO। ऑब्वियस सी बात है, बैक डोनेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा सीओ की बॉन्ड लेंथ उतनी, बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। मतलब अपन यहां पर सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा एमसी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो सीओ बॉन्ड उतना वीक होगा, और सीओ बॉन्ड वीक होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां पर एक बात और लिखी जा सकती है, एक बात और लिखी जा सकती है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर एमसी बॉन्ड, एमसी मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर एमसी बॉन्ड वीकर
इस CO बॉन्ड और CO बॉन्ड जितना वीकर होगा, CO बॉन्ड जितना वीकर होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वी हैव। तो ये थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि थोड़ी हल्की सी फिजिक्स बीच में आ गई, ये आप जरूर लिखिए। ये वाली बात को इरेज कर देते। ये तो मैंने इरेज कर दिया। तो मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हुआ तो आपका के कम हुआ, और के कम हुआ तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो गया MC बॉन्ड। चलिए, क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इज मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज लिस्ट। तो चार ऑप्शन जो थे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन था आपके पास NiCO4, दूसरा ऑप्शन था
देखिए चार ऑप्शन में से कौन सा सही? तो ये चारों ऑप्शन को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए किसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहां पर एक बड़ा बेसिक सा रूल है, जिसके पास जितने एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस मेटल के पास जितने एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सिस में उसकी देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इस बात को आपको समझना चाहिए, उसके देने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम कभी निकल की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। हम CO की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। हम करें Fe की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और हम कभी Mn की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो केस है इसमें Fe को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे एक्सिस में 2 ज्यादा है। तो ये अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा CO को, कार्बोनाइल को, एज कंपेयर टू बाकी डोनेट कर पाए। इसलिए MC बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, CO बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगी, K सबसे ज्यादा कम होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम होगी। तो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा कम होगी। और ऑब्वियस सी बात है MC बॉन्ड मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। किसमें? इस वाले केस में। ये आंसर हो गया इसका, ये आप लिख लीजिए, ये इसका आंसर है। इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। लिखिए, इफ CO बॉन्ड लेंथ इज देखिए, if CO bond length is 1.128 angstrom in free CO, if CO bond length is 1.128 angstrom in free CO, find CO bond length in FeCO5. If CO bond length is 1.128 angstrom in free CO, find CO bond length in FeCO5. ये ऑप्शन है
1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.15 एंगस्ट्रॉम, 1.72 एंगस्ट्रॉम, 1.118 एंगस्ट्रॉम। If CO bond length is 1.128 angstrom in free CO, find CO bond length in FeCO5 angstrom. यहां पर क्या है बेटा, एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी इस क्वेश्चन में कि CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी FeCO5 में। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कभी Fe लग गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब इससे बड़ी हुई चीज कौन कौन सी, इससे बड़ी हुई चीज सिर्फ ये दो आ रही है। तो आंसर 1.128 एंगस्ट्रॉम तो CO की बॉन्ड लेंथ जब वो मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तब थी, पर उसने मेटल के साथ बॉन्ड बना ली तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई आंसर हो। पर यहां पर कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आता कि 1.5 गुना बढ़ जाए कि 1.128 से सीधे 1.72 हो जाए, इतनी नहीं बढ़ती। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो गलत बोल दिया मैंने, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी है। तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हालांकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ही पता लगता है, थ्योरेटिकली नहीं बोल सकते, बट सिंस ये जेई में आया क्वेश्चन था इसलिए मुझे कराना जरूरी था, इसलिए मैंने करा दिया आपको। वैसे तो उस समय बच्चे बी और सी में कंफ्यूज ही थे, बट अब इसका आंसर यही है बी, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो याद रखने जैसी वाली बात हो गई है, तो लॉजिक नहीं हुआ। एनीवे, अगला क्वेश्चन लिखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लिस्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लिस्ट। चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इन चार में से बताओ कौन सा आंसर सही है।
तो यहां पर हम देखें इस क्वेश्चन को, वही वाली बात थी जो पहले हमने किया था कि यहां पर ये Cr है, ये Mn प्लस, ये Fe है और ये V नेगेटिव है। कभी इन चारों ऑप्शन को हम अच्छे से देखें तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों ऑप्शन में जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है जिसमें V नेगेटिव है उसमें उसके पास एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो CO को अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और मेटल कार्बन बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा और CO बॉन्ड वीक रहेगा और CO बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है कभी वीक रहेगा तो CO बॉन्ड के वीक होने के कारण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो आंसर डी आ जाएगा। जितनी ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उतना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और जितना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन दे पाएगा MC बॉन्ड उतना स्ट्रांग रहेगा, CO बॉन्ड उतना वीक रहेगा। ये बात आपको समझ में ठीक। चलिए ये तो हमने टाइप 1 के लिगेंड के बारे में पढ़ लिया, अब टाइप 2 लिगेंड के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 लिगेंड में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिएगा ये लिखा मैंने टाइप 2। अब टाइप 2 लिगेंड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम जिस सॉल्ट का लेते हैं। क्या है ये आप समझिएगा कि Pt Cl2 C2H4 ये वाला ये एग्जांपल समझा। पहला जो टाइप पहला जो लिगेंड है वो C2H4 ये समझ लो, लिगेंड का नाम हो गया C2H4। ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बनाया है आपके सामने, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है जिस सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम है जिस सॉल्ट। अब क्या है इस कॉम्प्लेक्स में, मैं आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसकी अलग अलग चीजें हमको बताना है। सबसे पहले इसका IUPAC नेम करना है। अब इसकी IUPAC की नेमिंग हमारी बची है, इसलिए बची है कि हमने वह लिगेंड जो अपना लोन पेयर नहीं देते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड देते हैं, मतलब टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं, क्लासिकल नहीं, नॉन क्लासिकल लिगेंड में सिर्फ टाइप 2 की बात कर रहा हूं। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड में टाइप 2 होते हैं, उनमें नाम होता है उसके आगे एक शब्द लगता है ईटा, और उसके बाद तो फिर ठीक है उनका कॉमन नेम आ गया इथिलीन। और ईटा में हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कितने इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कितने कार्बन के द्वारा वो चीज दी जा रही है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो ईटा है वो कंसिडर करवाते हैं कि भाई ईटा 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने कार्बन, पता ही नहीं यहाँ पर कितने कार्बन इन्वॉल्व है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने के लिए। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 2 कार्बन इन्वॉल्व, तो यहाँ पर हम जो लगाएंगे वो ईटा 2 लगा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ईटा किसके आगे लगता है? ईटा स्पेसिफिकेशन उनमें लगाई जाती है जिनमें ये ईटा उनमें लगाई जाती है जिनमें हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करते हैं। ये बस बात आपको समझनी थी। तो चलिए अलग अलग क्वेश्चन है, आप लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, इसका IUPAC नेम क्या है?
इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखिए, इसमें सिग्मा बॉन्ड लिखिए, इसमें पाई बॉन्ड लिखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए। इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए, राइट आईयूपीएसी नेम, सिग्मा बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब फाइंड करके बताइए। देखें, देखिए ये मैंने प्लेटिनम बनाया, ठीक, यहाँ पे Cl नेगेटिव ने डोनेट किया, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव ने डोनेट किया, यहाँ पे CH2 CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। ये 3 है बेटा, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव, प्लेटिनम के पास +2, नेट चार्ज -1 और पोटेशियम पे +1। ये पोटेशियम पे +1। अब आपसे पूछा कि इसका आईयूपीएसी नेम है ना, जिस सॉल्ट से कॉमन नाम, इसका आईयूपीएसी नेम होगा पोटेशियम, उसके बाद 3 क्लोरीड हो गए और एक इथिलीन है। अब पहले बताओ सी पहले आता है, ई पहले आता है? तो सी पहले आता है, तो यहां पर आएगा ट्राई क्लोरीड, ट्राई क्लोरीड, उसके बाद आएगा ईटा 2 इथिलीन, उसके रहेगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसके अपन बात करें। अब सिग्मा बॉन्ड को भी यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर नहीं, ये तो टोटल बॉन्ड बता दिया। अरे इसमें ये वाला पाई बॉन्ड होगा, ये वाला पाई बॉन्ड होगा, तो सिग्मा बॉन्ड अपन कभी देखें तो मैं उसको लिखते जाता हूं 1 2 3, इन दोनों में से एक सिग्मा होगा, 4 5 6
5 6 क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे होगा 7 8। तो कुल मिलाकर कितने होंगे 8। अब अपन पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो हम कभी यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात करें तो ये मैं आपको रेड कलर से बताता हूं। तो एक तो पाई बॉन्ड गया, ठीक है, और एक ही इसको डोनेट करेगा, तो कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2 पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर आगे तो डिफाइन नहीं होगा पर यहाँ पे डिफाइन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट होगा, जब तक डिफाइन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ज्यादा डोनेट होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा डिफाइन नहीं होगा। खैर अभी डिफाइन है। कोऑर्डिनेशन नंबर की हम कोई बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, यहाँ पर कभी अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो भाई ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। चलो चले देखे चलिए इसकी बात करते हैं। इसमें आप फाइंड करके बताइए कि इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर,
देखिए बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं।